ये है दुबई, मिडल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन शहर। 72,500 मिलियनर्स और 21 बिलियनर्स का घर। दुबई में महंगी से महंगी कार्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, 7 स्टार होटल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स और भी बहुत कुछ मौजूद है। आखिर दुबई इतना अमीर कैसे है? क्या दुबई हमेशा से ही इतना अमीर था? और क्या दुबई आने वाले वक्त में भी इतना ही अमीर रहेगा या नहीं? सब कुछ जानेंगे इन्फॉर्मेटरी लैब की आज की वीडियो में। ये कहानी शुरू होती है 1822 में, जब दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये गांव तब अबू धाबी के कंट्रोल में था, लेकिन फिर 1833 में अल्बू फलासा नामी कबीले ने अबू धाबी से बगावत करके दुबई को अबू धाबी से आज़ाद करवा लिया। इस मूवमेंट को दो लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखदूम बिन बूदी, और दुबई की आज़ादी के बाद यही दोनों दुबई के मालिक बने। लेकिन फिर 3 साल बाद 1836 में उबैद बिन सैद की डेथ हो गई और मखदूम बिन बूदी दुबई का रूलर बन गया, और आज तक यही ख़ानदान दुबई पर रूल कर रहा है। अबू धाबी से आज़ादी के बाद दुबई के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। फिशिंग ही एक सोर्स ऑफ इनकम था जिस पर दुबई की इकॉनमी चल रही थी। लेकिन फिर 1901 में दुबई ने मिडल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहाँ कोई टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं थी, यानी ये एक कम्प्लीटली फ्री पोर्ट था। इस पॉलिसी की वजह से दुबई पोर्ट पूरे पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा, और 1906 तक 70,000 टन का कार्गो इस पोर्ट से जाना शुरू हो गया। लेकिन इस पोर्ट की टैक्स फ्री पॉलिसी की वजह से दुबई को कुछ खास फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा था। और फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसे द ग्रेट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। इस तूफ़ान में हज़ारों कश्तियाँ तबाह हो गईं और बहुत से लोगों की डेथ हुई, और ये वही लोग थे जो फिशिंग करके दुबई की इकॉनमी चला रहे थे, यानी दुबई की इकॉनमी इन्हीं लोगों पर डिपेंड करती थी। इस तूफ़ान की वजह से दुबई को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 1929 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला कर रख दिया था। इस क्राइसिस के बाद दुबई के हालात इतने ख़राब हो गए थे कि लोगों ने दुबई छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में जाना शुरू कर दिया। 1958 में अबू धाबी में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हुए, और यहीं से अबू धाबी के अच्छे दिन शुरू हो गए थे। और फिर 1966 में दुबई में भी ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो गए। ये रिजर्व्स इतने ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इस डिस्कवरी के बाद दुबई की इकॉनमी थोड़ी बहुत स्टेबल होना शुरू हो गई थी। 1969 में दुबई ने ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, जो उस वक़्त दुबई के रूलर थे, उन्होंने ऑयल रेवेन्यू से बहुत से डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए ताकि दुबई में रहने वाले लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल मिल सके। 1971 के शुरू में पर्शियन गल्फ को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई, और अबू धाबी के रूलर शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का ये मानना था कि अब अगर इस पूरे खित्ते ने तरक्की करनी है तो इसका एक ही हल है, और वो ये है कि सारे एमिरेट्स मिलकर हर मुश्किल और परेशानी में एक दूसरे की मदद करें और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से एक दूसरे को डिफेंड करें। शेख ज़ैद की कोशिशों की वजह से 1971 में यूनाइटेड अरब एमिरेट बना, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजा, उम कुवैन, फुजैरा और अजमन शामिल थे। अबू धाबी यूएई का कैपिटल बन गया, और शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बने, और यहीं से दुबई के अच्छे दिन शुरू हो गए। दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयरपोर्ट्स, ये सब कुछ अबू धाबी की फंडिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। 1990 में पूरी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ और फॉरेन ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ ने अपने बिजनेसेस दुबई में सेटल करना शुरू कर दिए। दुबई में बहुत से नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो गया। ये सब कुछ अबू धाबी की फंडिंग की वजह से ही पॉसिबल हुआ। अबू धाबी हर मुश्किल में दुबई का साथ देता है। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस है, जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला कर रख दिया था। दुबई के हालात इस कदर ख़राब हो गए थे कि लोग अपनी कार्स दुबई एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए। अब दुबई पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा था, यानी अब दुबई की इकॉनमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी। लेकिन फिर अबू धाबी ने दुबई को 10 बिलियन डॉलर्स का लोन देकर बेल आउट किया। इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से तब्दील करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। इस बात से ये तो जाहिर हो गया है कि दुबई पर जब भी कोई मुश्किल आती है तो अबू धाबी उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। अब बात करते हैं कि आखिर दुबई की इकॉनमी चलती कैसे है। आप में से मेजॉरिटी लोगों को यही लगेगा कि अबू धाबी की तरह दुबई की इकॉनमी भी ऑयल पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई ये क्लेम करता है कि उसकी ऑयल पर डिपेंडेंस 1% से भी कम है। आखिर फिर दुबई का रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होता है? दुबई का रेवेन्यू टूरिज़्म, रियल इस्टेट, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन और फाइनेंस से जनरेट होता है।
इस सब में से भी टूरिज़्म ही एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है जिस पर दुबई की इकॉनमी रिलाय करती है। क्योंकि अगर दुबई की रियल इस्टेट मार्केट की बात की जाए तो वो कुछ खास स्टेबल नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह दुबई की ओवर सप्लाई है। दुबई का ये मानना है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो बाहर से लोग खुद आकर इन्हें आबाद करेंगे और इसी वजह से आज भी दुबई में बहुत से ऑफिसेज और बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं। दुबई को चाहिए कि डिमांड के मुताबिक बिल्ड करे ताकि ओवर सप्लाई की प्रॉब्लम ना हो। अब आप लोगों को दुबई की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तो पता चल गया होगा कि किस तरह दुबई एक फिशिंग विलेज से मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर तरीन शहर बना और आखिर दुबई की इकॉनमी किस पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं दुबई के फ्यूचर की। क्या दुबई आने वाले वक्त में भी इसी तरह चमकता धमकता रहेगा या नहीं? दुबई को पता है कि हम अबू धाबी की तरह ऑयल से माला माल नहीं हैं, इसलिए दुबई अब अपनी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में कर रहा है ताकि आने वाले वक्त में इसकी इकॉनमी और भी स्टेबल और पावरफुल हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी दुबई में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। दुबई के पास स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली 16 अप्रैल 2024 को दुबई में फ्लड आया, जिसमें दुबई को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सेकेंडली, दुबई की 85 से 90% पॉपुलेशन फॉरेनर्स हैं जो दुबई में काम के लिए आते हैं और इनमें से ज़्यादातर साउथ एशियंस होते हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी यहीं अपने प्यारों से दूर गुजार देते हैं और दुबई की गवर्नमेंट इन फॉरेनर्स को कुछ खास बेनिफिट नहीं देती है। खैर, फ़िलहाल तो दुबई दुनिया की नज़र में एक लग्जरियस सिटी है। अब दुबई फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।